जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो मैं आपको जानकारियां दूंगा पॉइंट वाइज। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा स्पर्श के पेंशनर के लिए। स्पर्श के पेंशनर के लिए एक मैसेज आया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, एएफटी का एक ऑर्डर है 30 मई का एमएससीपी पर, काफी इंपॉर्टेंट ये ऑर्डर है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एनसीसी में ईएसएम भर्ती का प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, एनसीसी में ईएसएम भर्ती का एक नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। फिर है चुनावों का आखिरी चरण, पीएम मोदी जी का मैसेज। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है चुनावों का आखिरी चरण चल रहा है, मतलब खत्म होने वाले हैं चुनाव, उसके बाद 4 जून को नतीजा भी आ जाएगा। तो दोस्तों, इस पे एक मैसेज जारी करा है पीएम मोदी जी ने, और भी एक नोटिफिकेशन है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर 50% मर्ज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में भी सवाल पूछा गया था, और दोस्तों ये पहले का सवाल है जिसका जवाब दिया था, जिसमें बताया गया था क्या आगे चलकर डीएडीआर 50% मर्ज हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये 5 जानकारी हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेटर के साथ जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी है स्पर्श के पेंशनर के लिए। दोस्तों, एक मैसेज जारी हुआ है जिसमें लिखा है अटेंशन टू ऑल स्पर्श पेंशनर्स, yesterday after 7 p.m. onwards during login Sparsh intentionally asked to change the new password from old password due to security reason। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइन चेंज करी है पासवर्ड को लेकर। जब भी आप स्पर्श पे लॉगिन कर रहे हैं तो दोस्तों वहां पर आपसे पूछ सकता है कि आप एक नया पासवर्ड बनाएं, वो इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से, ताकि आपका अकाउंट हैक ना हो जाए। यानी जब भी आप लॉगिन करेंगे तो दोस्तों उसमें पूछेगा कि आप पहले नया पासवर्ड बनाएं, पुराना पासवर्ड डालकर। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आया है या कोई ऐसी विंडो खोली है जिसमें आप नया पासवर्ड बना सके, तो एक बार आप नीचे कमेंट जरूर करेगा, क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी पर्पज से यह काम किया जाता है कंपनियों द्वारा, चाहे वो स्पर्श हो चाहे फिर कोई और हो, ताकि आपका अकाउंट हैक ना हो। तो दोस्तों वो पूछ सकता है कि आप अपना एक नया पासवर्ड बनाएं स्पर्श पे, क्योंकि जो आपका पुराना पासवर्ड है वो दोस्तों इनवैलिड भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पज से ये काम करा गया है स्पर्श के द्वारा या फिर टीसीएस के द्वारा। तो आपको एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा अपना ओल्ड पासवर्ड डालकर। आप कुछ भी बना सकते हैं अपना नया पासवर्ड, और दोस्तों ये बीच बीच में चेंज होता रहता है, जैसे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ताकि जो आपका पुराना पासवर्ड है वो किसी को पता ना लग पाए, और अगर पता लग भी गया है तो उसका वो गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए आप नया पासवर्ड बना लीजिए। टू ऑल हैव टू चेंज न्यू पासवर्ड अकॉर्डिंगली। आप बीच बीच में अपना पासवर्ड चेंज करते रहें या फिर नया बनाते रहें। व्हेन यू लॉग इन स्पर्श विल डायरेक्टली गो टू न्यू पासवर्ड स्टेज। जैसे दोस्तों आप स्पर्श पे लॉग इन करेंगे, वैसे वो आपको एक अलग विंडो पे ले जाएगा और पूछेगा कि आप नया पासवर्ड बनाएं। तो आप ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, फिर आप नया पासवर्ड बना सकेंगे। सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से किया है, ताकि आपका अकाउंट भविष्य में हैक ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों ये ऑर्डर है एएफटी का जो 30 मई को आया था, किन पेंशनर्स को एमएससीपी मिलनी चाहिए, उसके रूल क्या है। तो दोस्तों एक बार आप समझ लीजिए, एक नोटिफिकेशन है, एक मैसेज है ऑर्डर पे। पदोन्नति परीक्षण से इंकार करने वाले किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले व्यक्ति एमएससीपी के हकदार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एएफटी ने बोला है कि अगर आपकी पनिशमेंट चल रही है, आपको कोई पनिशमेंट दे रखी है, तब आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। या फिर आप पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, यानी पनिशमेंट आपको अलॉट है और उस पे कार्रवाई चल रही है, तो आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। या फिर आपने प्रमोशन कैडर को अनविलिंग कर दिया है, जब भी आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी एएफटी ने माना है कि यदि कोई व्यक्ति पदोन्नति कैडर परीक्षण से गुजरने को तैयार नहीं है, यानी वो प्रमोशन को
नकार देता है, अनविलिंग दे देता है, तब उनको एमएससीपी नहीं मिलेगी। या फिर कोई तगड़ी उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, कोई उस पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, तब उसको एमएससीपी नहीं दी जाएगी। कोई पनिशमेंट मिला हुआ है या फिर काफी लंबे टाइम से वो चल रहा है जो क्लियर नहीं हुआ है, तो इस बेस पर भी एमएससीपी नहीं मिलेगी। तो वह संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति एमएससीपी के तहत उनको यह लाभ नहीं मिल पाएगा। स्थिरता को दूर करने के लिए, जैसा आपको पता है एमएससीपी का रूल 8, 16, 24, ये क्वालिफाइंग सर्विस आपकी होनी चाहिए। यानी 8 साल बाद नायक, फिर अगले 8 साल बाद यानी 16 साल बाद हवलदार, फिर 24 साल बाद नायब सूबेदार। इस क्राइटेरिया को अगर आप पूरी करते हैं, जी हाँ दोस्तों, ये क्वालिफाइंग सर्विस आपकी पूरी होनी चाहिए, तभी आप एमएससीपी लेने के लिए हकदार है। अब दोस्तों इसमें बहुत से केस है जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, यानी इतनी सर्विस उनकी हो ही नहीं रही है, कुछ महीने कम है, कुछ दिन कम है, लेकिन दोस्तों उसके बेस पर भी कई पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे हैं कि हमारी जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है उस क्वालिफाइंग सर्विस को पूरा करवाएं, उस क्वालिफाइंग सर्विस को इतना पहुंचाएं कि हमें एमएससीपी मिल जाए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पदोन्नति कैडर परीक्षण से गुजरने में अनिच्छा देता है, यानी प्रमोशन कैडर को वो अनविलिंग कर देता है कि भैया मुझे आगे प्रमोशन चाहिए नहीं, ना ही मुझे ट्रेनिंग करनी है, यानी कैडर भी नहीं करता और अनिच्छा देता है, अनविलिंग देता है, तो पदोन्नति के लिए अनिच्छा देता है तो वह किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई या अक्षमता से जुड़े मामले में शामिल होता है। यानी अगर कोई पनिशमेंट है या फिर कार्य कुशलता उसकी ऐसी नहीं है, वो काम करने लायक नहीं है कि जिसकी वजह से वो अगली रैंक में जाए या फिर प्रमोशन पाले, या फिर कोई पनिशमेंट चल रहा है, तो ये सारी कार्रवाई देखी जाएगी। अगर पूरी नहीं पाई जाती तो फिर आपको एमएससीपी नहीं मिल पाएगी। उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अलग से देखा गया है और वह एमएससीपी की योजना के अनुसार वित्तीय उन्नयन के हकदार नहीं है। बहुत से ऐसे केस देखे गए हैं और ये सारे केस एएफटी में जा रहे हैं एमएससीपी लेने के लिए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी जजमेंट हैं जो डायरेक्ट पेंशनर के फेवर में नहीं है, तो एक बार आपको सतर्क रहना है। पता लग रहा है आपने कोई वकील कर लिया, वो आपके पैसे भी खा गया और आपका काम भी नहीं हुआ। 30 मई के अपने आदेश में, जैसे मैंने आपको बताया 30 मई का ये जजमेंट था, 30 मई के अपने आदेश में न्यायाधिकरण की न्यायमूर्ति शेखर धवन, न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल और एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की बड़ी पीठ ने यह भी कहा है कि लाल स्याही प्रविष्टियों और अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े मामलों को भी कानून और प्रांतिक नियमों के अनुसार अलग से देखना चाहिए। इसमें दोस्तों जो इनकी पीठ बैठी थी, बेंच बैठी थी, इसमें इन्होंने ये बताया कि जिनकी रेड इंक एंट्री है, तो दोस्तों उसमें भी ये चीजें देखी जा रही हैं, उनको एमएससीपी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। रेड इंक एंट्री मार्क होने के बाद भी कई पेंशनर्स को एमएससीपी नहीं मिलती है और ऊपर से पनिशमेंट चल रहा है, पनिशमेंट भी चल रहा है और रेड इंक एंट्री मार्क है, तो इस केस में भी एमएससीपी नहीं मिल पाएगी। तो इसके नियम भी देखे जाएंगे, इसके नियम पर भी विचार किया जा रहा है। अधिकारी रैंक पीवार से नीचे, यानी जो पीवार रैंक है अधिकारी से नीचे, कई कर्मियों ने एमएससीपी के तहत लाभ की मांग करते हुए एएफटी का रुख किया है। जैसे मैंने आपको बताया पीवार जो है वो लगातार एएफटी जा रहे हैं एमएससीपी के लिए। इस बात पर विवाद खड़ा हो गया था, क्या लाभ स्थिरता को तोड़ने या पदोन्नति अक्षमता या अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनिच्छा जैसी किसी अन्य स्थिति को तोड़ने के लिए दिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि अगर कोई पनिशमेंट है या फिर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, इतनी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं है एमएससीपी लेने के लिए, या फिर अनविलिंग कर रखा है, क्या इसके बाहर रहते हुए भी एमएससीपी दी जा सकती है? क्या कोई रूल्स रेगुलेशन है? इस पर भी दोस्तों कुछ एएफटी अपने निर्णय ले रहा है कि कुछ वकील कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें जिसके बेस पर इन सब चीजों को छोड़कर आपको एमएससीपी मिल पाए। इस विवाद को तय करने के लिए एक बड़ी पीठ गठित करने के अनुरोध के साथ मामला एएफटी के अध्यक्ष को भेजा गया था। इस मामले को एएफटी के जो अध्यक्ष है ऊंचे लेवल के, उनके पास भी भेजा गया था। लेकिन दोस्तों दोनों पक्षों के पक्ष में कुछ फैसले लिए गए थे कि इस कंडीशन पे एमएससीपी नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति मित्तल ने टिप्पणी की कि एमएससीपी योजना के तहत एमएससीपी प्रदान करते समय सेवा की अवधि के अलावा पदोन्नति कैडर से इंकार करने, अक्षमता, अनुशासनात्मक मानदंडों के परिणाम स्वरूप नियमित पदोन्नति से इंकार करने जैसी शर्तें भी शामिल। यानी एमएससीपी देते वक्त
कुछ और शर्तें भी देखी जाएंगी। क्या आपका पनिशमेंट है, क्या आपकी रेड इंक एंट्री मार्क है या फिर ब्लैक इंक एंट्री मार्क है, क्या आपने अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया है। तो दोस्तों ये सारी कंडीशन में अगर आप इन्वॉल्व हो तो फिर आपको एमएससीपी नहीं मिलती है। फिर दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर की तरफ से भी दोस्तों कुछ स्पष्टीकरण करा गया था एमएससीपी के लिए कि कैडर नियंत्रण प्राधिकरण को एमएससीपी योजना के अनुसार वित्तीय उन्नयन के अनुदान के लिए दिशा निर्देश और मानदंड निर्धारित करने गए थे। या दोस्तों इस पे कुछ रूल्स रेगुलेशन भी आए थे कि किस कंडीशन पे एमएससीपी दी जा सकती है। क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि अगर पनिशमेंट है भी तो उसके अलावा कुछ कंडीशन पे आपको एमएससीपी मिल जाए। लेकिन दोस्तों कई निर्णयों के अनुसार, आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर के अनुसार आपको एमएससीपी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति के लिए कैडर टेस्ट पास करना एक अनिवार्य हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, इस लाइन पर आप गौर करेंगे, इस लाइन को आप ध्यान से समझेंगे। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा यानी मंत्रालय ने भी इस पे स्पष्ट किया है कि पदोन्नति के लिए कैडर टेस्ट पास करना एक अनिवार्य हिस्सा है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है कैडर टेस्ट पास करना प्रमोशन के लिए। यदि कोई व्यक्ति पदोन्नति के लिए कैडर टेस्ट से गुजरने से इनकार करता है, यानी उसे कैडर टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना, यानी वो ये है कि वो आगे प्रमोशन नहीं लेना चाह रहा, अपनी अनविलिंग दिखा रहा है, चाहे कैडर टेस्ट में या फिर प्रमोशन पे, या फिर वो अनिच्छुक है, करना नहीं चाह रहा, तो इस केस में वो एमएससीपी लेने का हकदार नहीं होगा। क्योंकि एमएससीपी उन व्यक्तियों के लिए जो सेवा में लंबे समय तक ठहराव कर चुके हैं, जैसे 8, 16, 24 इतनी क्वालिफाइंग सर्विस उन्होंने पूरी करी है, तभी उनको एमएससीपी यहां पे दी जाएगी। इसी तरह सरकार की नीति के अनुसार पदोन्नति देने के आदेश पारित करते समय अनुशासनात्मक कार्यवाही पर भी ध्यान जाएगा। अब यह भी देखा जाएगा कि उस पर कोई कार्यवाही तो नहीं चल रही, कोई पनिशमेंट की कार्यवाही तो नहीं चल रही है, और कब से चल रही है, कब तक चली वो, तो यह भी देखा जाएगा, तभी एमएससीपी दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। तो इसमें तो साफ आदेश है कि जो पनिशमेंट है या फिर आपने अनविलिंग दिया है, कैडर आपने अनविलिंग किया है, या फिर आपने प्रमोशन भी अनविलिंग कर दिया, तो इस केस में आपको एमएससीपी नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई और जजमेंट है या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट है भारत सरकार के, अगर वो इस पे फिट बैठते हैं, तो इस केस में देखा जाएगा कि आपको एमएससीपी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है एनसीसी में ईएसएम भर्ती का प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, एनसीसी में अब ईएसएम भी भर्ती हो सकते हैं, एनसीसी इकाइयों के लिए संविदात्मक स्थायी प्रशिक्षक। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए गाइडलाइन जारी हुई है 22 मई 2024 की। प्रपोजल ऑन हायरिंग ऑफ ईएसएम एज कंट्रक्चुअल परमानेंट इंस्ट्रक्टर, यानी दोस्तों एज ए ईएसएम होने के नाते आप कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट इंस्ट्रक्टर के रूप में एनसीसी यूनिट में भर्ती हो सकते हो। तो दोस्तों इसकी एक गाइडलाइन है जो जारी करी है एनसीसी डायरेक्टरेट ने। इसके अकॉर्डिंग आप एनसीसी में भाग ले सकते हैं और ज्वाइन भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ सोल्जर्स हैं जो ईएसएम है, वो भी दोस्तों इनको चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ पीआई स्टाफ ऑफ अपग्रेड एनसीसी यूनिट ऑफ एनईआर, यानी दोस्तों कुछ चीजें एनसीसी में अपग्रेड करी जा रही है जिसके बेस पर ईएसएम को भी रखा जा रहा है। तो आप ये नोटिफिकेशन में से ले सकते हैं, और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो ऑल जिला सैनिक बोर्ड में भी लगा दी गई है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों यहां पे मैसेज दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और इसी के साथ एक और खबर आई है द ट्रिब्यून की। वोटिंग फॉर द 7th द लास्ट फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन बिगिन। जैसा आपको पता है लोकसभा चुनाव खत्म होने वाले हैं, कुछ ही दिन में नतीजे भी आ जाएंगे लोकसभा चुनाव के। तो दोस्तों जो लास्ट फेज है वो है 8 राज्यों के लिए 57 सीटों के लिए। तो दोस्तों इसमें मोदी जी ने एक मैसेज किया है जो लिखा है लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज वोटिंग होने जा रही है। इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आएंगे। यानी इनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वोट डालें, घर से निकलें। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। इनका दोस्तों ये मैसेज है, इन्होंने यही अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा
जो युवा हो गए, महिला हो गए, वो ज्यादा से ज्यादा वोट करने पहुंचे। दोस्तों मैं तो एक बात जानता हूं, भले ही कोई से भी सरकार आए, चाहे इनकी सरकार आए, चाहे कांग्रेस सरकार आए, चाहे कोई सरकार आए, वो देश के हित में सोचे, देश के हित के लिए कार्य करे। तो दोस्तों इसी से राष्ट्र हित हो सकता है, अगर एक हमें अच्छी सरकार मिलती है, चाहे कोई सी भी वो सरकार हो। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं। कहीं आप कमेंट में राजनीति के कमेंट करने लगे, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। कोई से भी सरकार आए, देश की रक्षा करे, देश को आगे लेकर चले और एक संपन्न संपूर्ण देश बनाए, जिसमें पेंशनर्स का भी भला हो और कर्मचारियों का भी भला हो और देश का भी हित हो। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों यह सवाल पूछा गया था लोकसभा में, वैसे यह पुराना सवाल है, यह पूछा गया था 30 अगस्त 2013 को, यानी जब 7वें पे कमीशन का भी गठन नहीं हुआ था। इसमें पूछा गया था कि आगे चलकर डीए डीआर 50% मर्ज हो सकता है, नहीं हो सकता है। दोस्तों इसका जवाब दिया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी उस टाइम के जो मिनिस्टर थे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, श्री नमो नारायण मीना जी ने, इन्होंने ही आंसर दिया था। पूछा क्या था वहां पर, वेदर ए नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिमांडिंग मर्जर ऑफ 50% डीएनएस अलाउंस विद बेसिक पे। यानी बहुत से संगठनों द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये डिमांड गई है भारत सरकार के पास कि डीएडीआर को 50% मर्ज करा जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? फिर दोस्तों इफ सो द डिटेल्स thereof along with the reason for delay in merger of 50% DA with basic pay and constitution of 7 central pay commission। क्या ऐसा कोई रूल है जिसके अंतर्गत डीएडीआर 50% को मर्ज किया जा सकता है? इसके क्या रीजन है? फिर दोस्तों द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्सपीडाइट ए डिसीजन इन द मैटर कीपिंग इन द व्यू द हार्डशिप बीइंग फेस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर भारत सरकार ऐसा सोचती है कि डीएडीआर 50% मर्ज करा जाए, तो इसकी गाइडलाइन क्या है, भारत सरकार की इस पे तैयारी क्या है? तो दोस्तों यहां पर पहले जवाब दिया था श्री नामो नारायण मीना जी ने, यस। यस का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, यह प्रस्ताव दिया था कि डीएडीआर 50% को मर्ज किया जाए। तो जो क्वेश्चंस पूछे, जो प्रस्ताव पहुंचा, वो वाकई में आया भारत सरकार के पास, तो इन्होंने यस कहा है। Some central government employees association have been demanding for the merger of 50% DNS allowance। बहुत से संगठनों का कहना है, उनका मानना है, उनका प्रस्ताव है कि डीएडीआर 50% मर्ज किया जाए, और यह भी इसमें बताया था कि आगे चलकर 7 सीपीसी का भी गठन हो। The 6th Central Pay Commission had recommended not to merge DNS allowance with basic pay at any stage। यानी छठे पे कमीशन के अनुसार किसी भी स्टेज में डीएडीआर 50% को मर्ज नहीं करा जा सकता। 6 सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार कोई से भी स्टेज में डीएडीआर को मर्ज नहीं करा जा सकता, और ना ही रिकमेंड किया था कि डीए 50% को मर्ज किया जाए। गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दिस रिकमेंडेशन वाइड इट्स सोल्यूशन डेटेड 29/8/2008। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने यहां पे कुछ कंडीशन अप्लाई करी, जैसे कि 7वां पे कमीशन दिया, लेकिन उसमें भी डीए 50% को मर्ज करने की बात नहीं थी। द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रीवियस पे कमीशन, इट्स सेंट्रल पे कमीशन, छठा पे कमीशन, वह गिवन इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006। 1/1/2006 से हमें छठा पे कमीशन देखने को मिला। द सेटिंग अप ऑफ नेक्स्ट पे कमीशन इज कंसीडर्ड नॉर्मली आफ्टर गैप ऑफ 10 years बिटवीन 2 सक्सेसिव पे कमीशन। 10 साल बाद आपको नया पे कमीशन देखने को मिलता है। तो 10 साल बाद भारत सरकार ने आपको 7वां पे कमीशन दिया 1/1/16 से। Hence the question of delay does not arise। तो इसलिए देरी का कोई मतलब उठता नहीं है। DNS allowance to central government employees is revised twice a year with effect from 1 January and 1 July calculated on the basis of percentage increase in all India consumer price index। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो आपका 6-6 महीने बाद डीएडीआर बढ़ता है, वो आपका 2 बार बढ़ता है। एक तो बढ़ता है 1 जुलाई को, फिर बढ़ता है 1 जनवरी को, और वो भी किस बेस पर? वो बढ़ता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के बेस पर। जी हाँ दोस्तों, जो उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक के जो आंकड़े आते हैं, उसके बेस पर आपका डीएडीआर डिक्लेयर होता है, वो भी 2 बार, पहली जनवरी को
और 1 जुलाई को, जैसा आपको पता ही है। लेकिन दोस्तों इसमें भी कहीं DADR मर्ज को लेकर बात नहीं करी गई है कि आपका 50% DADR मर्ज हो, 6 CPC में भी और 7 CPC में भी। लेकिन तमाम सोशल मीडिया पे ये खबर आ रही है कि आपका DADR 50% मर्ज हो सकता है आगे चलकर या फिर अभी। दोस्तों ये सब गवर्नमेंट पे डिपेंड है। ये सिर्फ कहने में आसान है कि आपका DADR 50% मर्ज हो, लेकिन डायरेक्ट लिख देने से या फिर पेपर में न्यूज छपने से गवर्नमेंट डायरेक्टली इसे अप्लाई नहीं करेगी। उससे भी परमिशन लेनी पड़ती है, उससे भी परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो अप्लाई कर पाएगी। डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है कि डायरेक्ट उसके पास प्रस्ताव आए, पेंशनर ने प्रस्ताव दिए और गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की भी परमिशन चाहिए होगी। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की भी यहाँ पे परमिशन चाहिए होगी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर की भी यहाँ पे परमिशन चाहिए होगी, तभी आपका DADR 50% मर्ज हो सकता है। ये भी लीगल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इंटरनली इस पे डिसीजन लेना होगा भारत सरकार को। अगर DADR मर्ज करती है, इंटरनली वो गाइडलाइन जारी करेगी इस पे और इंटरनली पूछेगी वो, तभी वो आखिरी फैसले पर पहुंच पाएगी कि वो DA 50% मर्ज करती है नहीं करती है। वैसे दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है कि आपका DADR आगे बढ़ेगा जुलाई 2024 से, जैसा मैं आपको पहले भी बताया। देखते हैं दोस्तों गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है, कौन सी सरकार या फिर बीजेपी सरकार, कोई सी भी सरकार इस पे काम करती है या नहीं करती है, या फिर एज यूजुअली आपका DA आगे बढ़ेगा। ये तो आगे आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की पोजीशन के अनुसार, उनके रूल्स रेगुलेशन के अनुसार, चाहे आप 6 CPC को ले लो या फिर 7 CPC को ले लो, उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं थी कि आगे चलकर आपका DADR 50% मर्ज हो। लेकिन उसमें एक बात लिखी हुई थी कि 10 साल से पहले ही आपकी पेंशन रिवाइज करी जा सकती है, वो भी एक्यूरेट फॉर्मूले के बेस पर। हाँ इतना जरूर लिखा था, लेकिन 50% DADR को मर्ज करने की बात यहाँ पे नहीं थी। और उसके बेस पर गवर्नमेंट अगर पॉलिसी चेंज करती है तो वो बात की बात है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।